जय हिंद, वंदे मातरम। स्टिमसन और उसके सहकर्मी पी&जी के मुख्यालय लौटे और फेब्रिज की विज्ञापन मुहिम की तैयारी में जुट गए। उन लोगों ने तय किया कि उस पार्क रेंजर महिला को फेब्रिज के उपयोग से जो राहत मिली है, उसी राहत को अपनी विज्ञापन मुहिम की नींव बनाया जाए। वे चाहते थे कि फेब्रिज के ग्राहक वैसी ही राहत महसूस करें। उन्होंने तय किया कि वे फेब्रिज को लोगों के सामने इस तरह लेकर जाएंगे कि लोग इसे शर्मनाक बदबू से छुटकारा पाने के उपाय के तौर पर देखें। वे सब क्लाउड हॉकिंस द्वारा बताए गए नियमों से परिचित थे। उस समय तक ये नियम व्यापार की शिक्षा देने वाले संस्थानों की पाठ्य पुस्तकों का हिस्सा बन चुके थे। स्टिमसन और उसकी टीम फेब्रिज के विज्ञापनों को इतना सरल रखना चाहती थी कि उन्हें हर कोई समझ सके और इसके लिए जरूरी था एक स्पष्ट इशारा और इनाम ढूंढा जाए, फिर उसी के अनुसार विज्ञापन बनाया जाए। उन्होंने टीवी के लिए 2 विज्ञापन बनाए। पहले विज्ञापन में एक महिला रेस्तरां के धूम्रपान कक्ष के बारे में बात करते हुए दिखाई गई। जब भी वह उस रेस्तरां से खाना खाकर लौटती, तो उसके कपड़ों से सिगरेट की बदबू आने लगती। फिर उसकी सहेली उसे बताती है कि फेब्रिज के उपयोग से वह इस बदबू से छुटकारा पा सकती है। इस विज्ञापन का इशारा था सिगरेट की बदबू और इनाम था ग्राहकों के कपड़ों से इस बदबू का हटना। दूसरे विज्ञापन में एक महिला अपने कुत्ते से परेशान थी। उसके कुत्ते का नाम सोफी था। वह हर वक्त सोफे पर बैठा रहता था। विज्ञापन में वह महिला कहती है कि मेरे सोफी की गंध हमेशा सोफी जैसी ही रहेगी, लेकिन फेब्रिज के कारण अब मेरे घर के सोफे की गंध सोफी जैसी नहीं होगी। इसमें इशारा था पालतू जानवरों की गंध, जो अमेरिका में पालतू जानवर रखने वाले लगभग 70 लाख घरों की समस्या थी। जबकि इनाम था ऐसा घर जो पालतू जानवरों की गंध से मुक्त हो। स्टिमसन और उसके सहकर्मी ने जिन शहरों में फेब्रिज के फ्री नमूने बांटकर जांच पड़ताल की थी, उन्हीं शहरों में सन 1996 में ये दोनों विज्ञापन प्रदर्शित किए गए। उन्होंने नमूने बांटे, लेटर बॉक्स में विज्ञापन के पर्चे डाले और विक्रेताओं को कैश रजिस्टर के ठीक बगल में फेब्रिज की बोतलों का पहाड़ खड़ा करने के लिए अलग से पैसे भी दिए गए। इसके बाद वे आराम से ये सोचने लगे कि फेब्रिज से होने वाले मुनाफे को वे कैसे खर्च करेंगे। पहला सप्ताह बीत गया, फिर दूसरा सप्ताह बीता और फिर तीसरा। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए, पर स्टिमसन और उसके सहकर्मियों का इंतजार खत्म नहीं हुआ। शुरुआती दौर में फेब्रिज की जितनी बिक्री हुई थी, 2 महीने बीतने के बाद वे बिक्री और कम हो गई। कंपनी के अधिकारी परेशान हो गए। उन्होंने इसका कारण जानने के लिए अपने शोधकर्ताओं को बाजार भेजा। दुकानों में फेब्रिज की बोतलें जस की तस रखी थी, किसी ने उन्हें छुआ तक नहीं था। फिर वे उन महिलाओं से मिलने गए जिन्हें फ्री के नमूने दिए गए थे। पी&जी के शोधकर्ता अनेक महिलाओं से उनके घर जाकर मिले। उनमें से एक ने कहा, अरे हाँ, वह स्प्रे मुझे याद है, रुकिए मैं देखती हूँ। फिर वे महिला अपने रसोई घर में गई और रसोई के सिंक के नीचे की अलमारी से सामान हटाने लगी। फिर वे खड़ी हुई और कहने लगी, मैंने कुछ दिनों तक उस स्प्रे का उपयोग किया, पर फिर मैं उसके बारे में एकदम भूल ही गई। शायद वह ऊपर की अलमारी में रखा होगा। उसने साफ-सफाई के सामने वाली अलमारी खोली, जहाँ कुछ झाड़ू रखे हुए थे। उसने उन झाड़ुओं को हटाकर देखा, ये रहा, मिल गया। यहाँ इन झाड़ुओं के पीछे रखा हुआ था। ये अब भी लगभग पूरा भरा हुआ है। क्या आपको ये वापस चाहिए? फेब्रिज नाकाम हो चुका था। स्टिमसन के लिए ये एक बड़ी मुसीबत थी। दूसरे विभागों के प्रतिस्पर्धी अधिकारियों को स्टिमसन की हार में अपने लिए एक मौका नजर आने लगा। स्टिमसन ने यह भी सुना कि उसके कॉम्पिटिटर फेब्रिज को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं, ताकि स्टिमसन को निकी क्लॉक कंपनी के बालों की देखरेख संबंधी प्रोडक्ट पर फिर से काम करने के लिए मजबूर होना पड़े। प्रोडक्ट की दुनिया में निकी क्लॉक कंपनी के बालों की देखरेख संबंधी प्रोडक्ट पर काम करना कुछ ऐसा ही था जैसे किसी अधिकारी को काम के लिए साइबेरिया के सूने बर्फीले मैदानों में भेजना। पी&जी के प्रभागीय अध्यक्ष ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। उन्होंने सभी को बताया कि कंपनी के बोर्ड मेंबर्स सवाल उठाना शुरू कर दें, इससे पहले उन्हें फेब्रिज से हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी। ये सुनते ही स्टिमसन के बॉस खड़े हुए और निवेदन करते हुए बोले, फेब्रिज की किस्मत अभी भी पलटी जा सकती है, बस एक बार हमें पी&जी के शोधकर्ताओं की सलाह लेने दीजिए। आखिर पता तो चले कि समस्या क्या है। दरअसल हाल ही में पी&जी ने स्टैनफोर्ड और कार्नेगी मेलोन वगैरह से उन वैज्ञानिकों को कंपनी में भर्ती किया था जो ग्राहक मनोविज्ञान के विशेषज्ञ माने जाते थे।
प्रभागीय अध्यक्ष ने उनके निवेदन को स्वीकार किया और फेब्रिज को थोड़ा और समय देने के लिए मान गए। इस प्रकार स्टिम्सन के समूह में नए शोधकर्ताओं का एक समूह शामिल हो गया। अब वे सब अपेक्षाकृत अधिक ग्राहकों से बातचीत करने लगे ताकि ये समझा जा सके कि फेब्रिज के मामले में कहाँ गड़बड़ हो रही थी। ग्राहकों से बातचीत करने के सिलसिले में वे फिनिक्स के बाहरी इलाके में रहने वाली एक महिला के घर गए। यहाँ उन्हें पहली बार फेब्रिज की असफलता का कारण समझ में आया। उसके घर में प्रवेश करने से पहले ही स्टिम्सन और उसके सहकर्मियों को उस महिला की 9 पालतू बिल्लियों की बदबू आने लगी, पर उसके घर के भीतर सब कुछ बहुत ही साफ-सुथरा और व्यवस्थित नजर आ रहा था। वह महिला रोजाना साफ-सफाई करती थी और तेज हवाओं के कारण बाहर की धूल उड़कर अंदर न आए, इसके लिए वह घर की खिड़कियां भी नहीं खोलती थी। स्टिम्सन और उनकी टीम वैज्ञानिक घर के अंदर पहुंचे, जहां सारी बिल्लियां सामने वाले कमरे में ही रहती थी। इस एक कमरे में बिल्लियों की बदबू इतनी तेज थी कि स्टिम्सन के एक सहकर्मी का तो दम घुटने लगा। उनकी टीम के एक वैज्ञानिक ने उस महिला से पूछा कि आप बिल्लियों की बदबू से निपटने के लिए क्या करती है? यह बदबू ऐसी समस्या नहीं है जो अक्सर होती हो, उस महिला ने जवाब दिया। आपको कब लगता है कि ये बदबू समस्या बनती जा रही है? महीने में एक आध बार। शोधकर्ता एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर एक अन्य वैज्ञानिक ने पूछा, क्या इस वक्त आपको बिल्लियों की बदबू आ रही है? नहीं, उस महिला ने जवाब दिया। इसके बाद शोधकर्ता ऐसे कई घरों में गए जहां पालतू जानवरों की बदबू बहुत तेज थी। इन सभी घरों में शोधकर्ताओं का अनुभव एक जैसा रहा। आमतौर पर जो बदबू रोजाना आती है, वहां रहने वालों को उसकी आदत पड़ जाती है और फिर उस पर उनका ध्यान नहीं जाता। 9 बिल्लियों के साथ रहने के कारण वह महिला बिल्लियों की बदबू के प्रति असंवेदनशील हो गई थी। इस तरह धूम्रपान से भी इंसान के सूंघने की क्षमता प्रभावित होती है और यही कारण है कि नियमित धूम्रपान करने वालों को उसकी बदबू आना बंद हो जाती है। गंध किसी भी प्रकार की हो, उसकी एक विचित्र विशेषता होती है कि भले ही वे कितनी भी तीव्र हो, पर निरंतर आने के कारण उसकी तीव्रता कम महसूस होने लगती है। तो अब जाकर स्टिम्सन को समझ में आ गया कि लोग फेब्रिज का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। दरअसल लोग वे इशारा देख नहीं पा रहे थे जिससे उनके अंदर फेब्रिज खरीदने और उपयोग करने की आदत विकसित हो। आमतौर पर लोग आसपास की बदबू के बारे में जान ही नहीं पाते थे, इसलिए ये इशारा उनके अंदर आदत विकसित करने में असफल रहा। इसके परिणामस्वरूप फेब्रिज लोगों की अलमारी के सबसे पिछले कोने में पड़ा रहता था और लोग उसे भूल जाते थे। कुल मिलाकर जिन लोगों के घरों में फेब्रिज की आवश्यकता सबसे ज्यादा थी, वे इससे पूरी तरह अनजान थे। स्टिम्सन और उसके सहकर्मी कंपनी के मुख्यालय लौटे और वे 9 बिल्लियों वाली महिला से हुई बातचीत की एक लिखित प्रतिलिपि लेकर उस बिना खिड़कियों वाले कमरे में जमा हुए। उनमें से एक मनोवैज्ञानिक ने पूछा कि अगर उन्हें नौकरी से निकाला गया तो उनके साथ कैसा व्यवहार होगा। यह सुनकर स्टिम्सन अपना सिर पकड़कर बैठ गए और सोचने लगे कि यदि वे 9 बिल्लियों वाली उस महिला को फेब्रिज बेचने में कामयाब नहीं हुए तो भला किसी और को इसे खरीदने के लिए कैसे राजी करेंगे। अगर ऐसा कोई इशारा ही ना हो जिससे फेब्रिज के इस्तेमाल की आदत विकसित की जा सके, तो जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अगर उसे ही इसके इस्तेमाल से इनाम मिलने का एहसास ना हो, तो भला ग्राहकों में नई आदत कैसे विकसित होगी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंस विभाग के प्रोफेसर वोल्फ्रम शुल्क की प्रयोगशाला अक्सर इतनी गंदी और अस्त-व्यस्त रहती थी कि उनके सहकर्मी उनकी मेज को ब्लैक होल कहते थे, जिसमें कोई भी दस्तावेज हमेशा के लिए गुम हो सकता था। वे इसे ऐसी जगह मानते थे जहां तरह-तरह के सूक्ष्म जीव सालों तक बिना किसी बाधा के बढ़ सकते हैं। कभी-कभार अगर गलती से शूल्स को सफाई करने का मन भी हो जाए, तो वे साबुन या स्प्रे वगैरह का उपयोग नहीं करते थे। वे तो बस पेपर टॉवल को पानी से भिगोकर मेज पर रगड़ देते थे। उनका ध्यान इस बात पर कभी नहीं जाता था कि उनके कपड़ों से सिगरेट की या उनकी पालतू बिल्ली की बदबू आ रही है। हो सकता है कि ऐसा इसलिए भी हो क्योंकि उन्हें इस बात की परवाह ही नहीं थी। इसके बावजूद पिछले 20 सालों में शुल्ज़ ने क्रांतिकारी प्रयोग किए थे। इशारे, इनाम और आदतें कैसे काम करती है, ये जानने की प्रक्रिया में शुल्ज़ के प्रयोग विशेष महत्व रखते थे। शुल्ज़ ने ही हमें बताया कि कुछ विशेष इशारे और इनाम अधिक प्रभावी क्यों होते हैं। पेप्सोडेंट की वैश्विक सफलता के पीछे क्या कारण था, ये भी शुल्ज़ ने ही स्पष्ट किया। इसके साथ ही उनके प्रयोगों से ये भी समझ में आता है कि कैसे कुछ लोग बड़ी आसानी से अपने व्यायाम और खाने-पीने की आदतों में बदलाव ले आते हैं। वे शुल्ज़ ही थे जिन्होंने फेब्रिज को बेचने का तरीका बताया।
1980 में शूज बंदरों के दिमाग का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों के एक समूह के सदस्य थे। इन बंदरों को लीवर खींचने और हुक खोलने जैसी कुछ विशेष क्रियाएं सिखाई गई और इन क्रियाओं के दौरान उनके दिमाग की जांच की गई। इन वैज्ञानिकों का लक्ष्य ये जानना था कि जब हम नई क्रियाएं करते हैं तो इसके लिए दिमाग का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार होता है। शूल्ज़ का जन्म जर्मनी में हुआ था। अंग्रेजी में बात करते समय उनकी आवाज़ मशहूर हॉलीवुड अभिनेता आर्नोल्ड जैसी लगती थी। शूल्ज़ के अनुसार एक दिन मेरा ध्यान एक अनोखी चीज़ की ओर गया। हम जिन बंदरों पर प्रयोग कर रहे थे उनमें से कुछ को सेब का रस पसंद था और कुछ को अंगूर का। इससे मेरे अंदर विचार उठा कि आखिर इन बंदरों के इस चुनाव के दौरान उनके दिमाग में क्या चलता होगा और अलग-अलग इनाम उनके दिमाग पर अलग-अलग प्रभाव क्यों डालते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।